साहब, आपने कामरान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात सुन लिए कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, सियासी लोगों से नहीं करना चाहते। दस्तूर के लिए और इलेक्शन के लिए धांधली को रोकने के लिए इकट्ठे हैं, मगर तलखियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो कैसे आप और इस्टेब्लिशमेंट से बात करना, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चाहती ही सिर्फ उनसे बातचीत करना है, तो ये कैसे मसला जो है वो हल होगा फिर? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा वजाहत कर दूँ। जो आपने कहा, या कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है और सियासी जमातों से नहीं करना चाहती, ऐसी बात नहीं है। हम और मेरा क्लियर मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि सियासी मामलात सियासी पार्टीज़ ही हल कर सकती हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि सियासी पार्टीज़ जो हैं, जो इस वक्त हुकूमत में हैं, उनके पास ये मैंडेट होना चाहिए, ये ताकत होनी चाहिए कि वो बातचीत करके कोई नतीजे तक पहुंच सके। अगर उनके पास कोई मैंडेट ही नहीं और अगर उनके पास ये ताकत ही नहीं कि वो कोई फैसले कर सकें, तो फिर उनके साथ बात करना मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि हुकूमत में वो हैं, लेकिन जो आपके स्पोक्स पर्सन हैं, सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन के, पीटीआई के, और बाकी जो लोग हैं, अटैक्स उन पे हो रहे हैं, उनके ऊपर उनको कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। इस किस्म के माहौल में आप इस तरह बातचीत कर सकते हैं। और जब तक, जिसको आपने अभी सीबीएम्स की बात की, तो चले हमारी और जेयूआई में तो सीबीएम्स हो सकते हैं, लेकिन जब हुकूमत में पार्टी होती है और वाकई वो संजीदा हो कि हमने कोई मुज़ाकरे करने हैं और हमारे पास ये ताकत है, उनको यकीन हो कि किसी नतीजे तक पहुंच सकते हैं, तो सीबीएम्स है वो पहले हुकूमत ले डाउन करती है। और वो क्या हो सकते हैं, वो क्या सेंटर साहब हो सकते हैं? वो सबसे पहले तो इस तरह का अटैक हुआ राउत साहब के सामने ऊपर, वो इस तरह के अटैक्स ना हों। जिस तरह हमारे वर्कर्स जेलों में पड़े हैं, वो जेलों में ना डाले जाएं। जिस तरह हमारे जो हमें जलसे नहीं करने दिए जा रहे, जिस तरह कॉर्नर मीटिंग्स नहीं की जा रही, उस तरह हमें कॉर्नर मीटिंग्स करने दी जाए। जिस तरह हमारे एक हमाद अजहर साहब अभी बाहर निकले, हमारा जो पीटीआई का सेंट्रल ऑफिस था, उस पर एकदम एक अटैक हो गया पुलिस का, और उनको कहीं भाग के पेशावर पहुंचना पड़ा। इस किस्म के मामलात जो हैं बंद होंगे, फिर हम कोई बातचीत कर सकेंगे। लेकिन अगर आप नहीं करते रहेंगे तो फिर किस तरह? आप खुद सोचें ना, आप एक रीजनेबल पर्सन, आप एक ह्यूमन बीइंग, एक रीजनेबल पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह सोचें कि क्या पॉसिबल है किसी के लिए बात करना, या एक साइड अगर कहे भी कि जी हम आपको बिल्कुल बात करना चाहते हैं। दुरुस्त बात है सर, ये दुरुस्त बात है। मैं बलोच साहब आपको भी, सनाउल्लाह साहब आपको भी इसमें शामिल करूं, क्योंकि आप भी एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, और पंजाब बलोचिस्तान के अलावा भी, मतलब मेन स्ट्रीम हम अगर पॉलिटिक्स देखते हैं, जो आपका स्टांस है वो हमेशा से यही रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आपके स्टांस पे आ रही है कि आइन की सरबुलंदी, पार्लियामेंट की, जो कि कामरान साहब ने भी कहा। तो क्या आपको लगता है कि अहदाफ जो हैं वो यही हैं, बॉर्डर लाइन यही है कि आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने जाना है, या हुकूमत को गिराना है? और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से, गो के अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि इख्तियार ही नहीं है हुकूमत के साथ, तो इसलिए हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करें। क्या आपको लगता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही आप भी बात करना चाहते हैं, और दीगर जमातें भी, अपोजिशन जमातें? थैंक यू आसमा बीबी। देखें, पहली बात तो ये है कि ये बात इस्टेब्लिशमेंट को भी अंदाज़ा लगाना चाहिए। मेरे ख्याल में उनको ये बात सोचनी चाहिए कि आज जो मुल्क में, अगर देखें आप, सरमायाकारी है, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मुल्क में 50 साल की कमतरीन सतह पे आ गया है। पाकिस्तान में गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो एक माशरे के अंदर एक सोशो साइकोलॉजिकल अनार्की है, सड़कों पे देख लें, बाजारों में देख लें, दुकानों में देख लें, ताजरों में देख लें, मुल्क के अंदर एक कियोस है, डिसऑर्डर है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है। ये पॉलिटिकल डिप्रेशन भी है, सोशल भी है, साइकोलॉजिकल भी है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट को ये सब चीज़ देख लें, इतने अरसे इस्टेब्लिशमेंट नहीं कंट्रोल किया है, इतने अरसे पाकिस्तान के अंदर जो भी हुकूमतें आई हैं, अब इस्टेब्लिशमेंट से क्या बात होगी? मिसाल के तौर पर मैं तो ये कहता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट एक स्टेक होल्डर है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को हम सब ने मिल बैठ के ये समझाना होगा कि आपने जो पॉलिसियाँ बनाई, आपने जो जमातें बनाई, आपने अपनी मर्जी से इस मुल्क में 8-10 इंतखाबात करवाए, आपके सारे जो तरीक़ेकार थे फैसले से, उनसे ये मुल्क पीछे गया। उनसे इस मुल्क ने एक अदद भी तरक्की नहीं कर दी। लोग आपको अपने जलसों जुलूसों में, बाहर की दुनिया में बेकारी के नाम
پر کچھ کول اٹھانے والے ملک کے نام پر بتاتے ہیں. تو اگر اس ملک نے 50 سالوں میں کے تجربے بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ کے تجربات کی بنیاد پر ترقی کی ہے تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے, اسٹیبلشمنٹ پھر ہمیں سمجھائے, وہ ہمیں پڑھائے, ہمیں لکھائے, ہمیں گائیڈ لائن. لیکن ہم ایز اے پولیٹیکل انالسٹ, ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن, الیکشن یا پارلیمنٹ یا حکومت یہ اہم چیزیں نہیں ہوتی ہیں. یہ ایک جائز لیجیٹمیٹ پروسیس کے تحت آنے چاہیے. کانسٹیٹیوشن فریم ورک کے تحت پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ووٹ کا حق, رائے دہی کا حق ہے. حق رائے دہی کا حق جو ہے اس دفعہ نہیں, اس دفعہ تو وہ کیا کہیں دن دہاڑے چوری ہوئی ہے, لیکن اس سے پہلے بھی رات کے اندھیروں میں جو ہے چوریاں ہوتی رہی ہیں. لوگوں کی حق رائے دہی ان سے چھینی گئی ہے. تو بلوچ صاحب, ثناء اللہ صاحب, آپ کا یہاں پہ پھر معذرت میں آپ کی قطع کلامی معاف کیجیے گا, یہاں پھر آپ کا تو اختلاف ہے, آپ کا بھی اور JUIF کا بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, جو کہ یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ واحد وہ طاقت ہے جو کہ ہمیں جو ہے وہ ریلیف دے سکتی ہے. ان کے ساتھ CBMs کی وہ بات کر رہے ہیں. یہ جو آپ جس براڈر لائن کی بات کر رہے ہیں یہ تو تحریک انصاف کا شاید سیکنڈ ایجنڈا ہے جو میں سمجھی ہوں, اور میں اس پہ علی ظفر صاحب سے پوچھ بھی لوں گی کہ پہلا ایجنڈا ان کا امیجیٹ, ان کا اور یہ جینوئن بات بھی ہے کہ ان کا تو رہائی ہے ان کے لوگوں کی, یہ ان کا ایک مطالبہ ہے. تو آپ کا جو مطالبہ ہے وہ الگ ہے. سر اس پہ جی, تحفظ پاکستان, اس کا پہلا جو فارمل ایک اجلاس کوئٹہ میں ہوا, اس وقت بھی یہی باتیں طے ہوئی تھی کہ ہم نے دیکھے صرف اس چوری ہوئی الیکشن جو 8 فروری 2024 کو ہوا ہے, صرف چوری شدہ الیکشن کی بحالی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا, کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے وہ فیڈرل پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, اس کے اندر اتنی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ ہم نے اس کو, اگر اس ساتھ بیٹھیں گے بھی تو اس کو بتانا ہے کہ آپ کا کردار وہ ہے. ابھی آپ ہمیں گائیڈ نہیں کریں گے. دیکھیں اگر نے ریلیف نہیں دیا PTI کے, اس سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ نے ریلیف دیا, اسٹیبلشمنٹ میں باقی جماعتوں کو بھی دیے. PTI کے اندر میرے خیال میں بہت سینسیبل لوگ ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ شارٹ ریلیف ان کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. ہمیں اس ملک کے مسائل کو بہت سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا. اس وقت ایک کیوٹک سچویشن ہے, بلوچستان کو آ کر دیکھ لیں. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, دیکھیں آسما بی بی, دیکھیں اس ملک کو اس وقت آپ جو ایک لیجٹمیٹ جس کو کہتے ہیں کہ جائزیت والی حکومت وہ ہے نہیں. آپ کی 35% اسمبلی اس وقت کمپلیٹ نہیں ہے. 35% اسمبلی کے ممبران نہیں ہیں, وہ چاہے اسپیشل سیٹ والے ہیں, وہ سپریم کورٹ نے وہ جا کے 6 مئی 2024 کو ختم کر دیے. آپ کی سینٹ جو ہے وہ 35% کمپلیٹ نہیں ہے. آپ کی پنجاب کی اسمبلی 35% کمپلیٹ نہیں ہے. 8 فروری کو آپ نے الیکشن کیے, آج 23 مئی ہے, آپ کی اسمبلیوں کی فارمیشن کمپلیٹ نہیں ہے. آپ نے صدارتی الیکشن جو ہے یہ ٹوٹی پوٹی اسمبلیوں سے کروائی. آپ نے وزیر اعظم ٹوٹی پوٹی اسمبلیوں سے منتخب کروایا. آپ SIFC ہے, IMF کے ساتھ جو بھی مذاکرات کر رہے ہیں, دیکھیں آپ کے پاس لیجٹمیسی نہیں ہے. لیجٹمیسی کیا ہوتی ہے؟ لیجٹمیسی اسٹیبلشمنٹ نہیں ٹھیک بات.